हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन के टॉपिक एक्सेलरेशन की डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया था। अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ें और कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं ये चाहती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, उसी के ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इसीलिए इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 3 और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल करेंगे डीपीपी नंबर 3। ठीक है, चलो फिर सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अ कार ट्रैवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded and comes to rest in further 10 seconds. Okay. तो सवाल में ना आपको एक कार की जानकारी दी जा रही है कि एक कार है जो लगातार 5 सेकेंड्स तक 25 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है। आई रिपीट, बेटा एक कार है, ठीक है, जो लगातार 5 सेकेंड्स तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रैवल करती है। 5 सेकेंड्स बाद क्या हुआ, कार का जो ड्राइवर रहा होगा ना, उसने ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने से हुआ क्या, कार की जो वेलोसिटी है वो कम होती गई और 10 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी हो गई कार की 0। तभी तो क्या हुआ, कार देखो ना रेस्ट पर आ गई। अब ये जानकारी तो आपको दी गई है, पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस विच द कार ट्रैवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। पहला पार्ट बोलता है क्वेश्चन का हमसे कि ब्रेक्स लगाने से पहले, है ना, ब्रेक्स लगाने से पहले कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, जरा वो कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि सवाल में आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि ब्रेक्स लगने से पहले, इससे पहले कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, कार जो है वो लगातार 5 सेकेंड्स तक 25 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो इन 5 सेकेंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, वो आपको निकाल करके बताना है। तो ब्रेक्स लगने से पहले की जो स्टोरी है, सबसे पहले आपको वो पता करनी है कि इससे पहले कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाए कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इन 5 सेकेंड्स में, यदि वो 25 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है। तो दूसरा क्या यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, द रिटार्डेशन। बेटा रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद आया कि नहीं आया, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एग्जिस्टेंस में कब आता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव कब होता है एक्सेलरेशन, जीरो कब होता है एक्सेलरेशन, उसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटा इस सेशन की डीपीपी को सॉल्व करने से पहले ज़रा आप जो है ना प्रीवियस लेक्चर देख लो, लगा लो, ताकि डीपीपी को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो आओ, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो अपन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, वो जो बेसिक फॉर्मूला अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम को यहाँ ले जाएंगे और स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा डिस्टेंस। तो ज़रा बताओ, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कार की जो वेलोसिटी थी, टू बी मोर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, सवाल में दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की जगह पर यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इतनी वेलोसिटी के साथ कार कितने टाइम तक ट्रैवल करती है,
वो भी दिया हुआ है सवाल में 5 सेकेंड्स, तो टाइम की जगह पे अपन रख देंगे 5 सेकेंड्स। फिर क्या करेंगे, डांस करेंगे क्या, नहीं, सॉल्व करेंगे। 5 5 are 25, 5 2 are 10 + 2 12, इसका मतलब ये आ गया डिस्टेंस कितना, 125 मीटर्स। तो अब आप सामने वाले को बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि यदि एक कार है जो लगातार 5 सेकेंड्स तक 25 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, तो इस दौरान वो 125 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व कर लिया है फर्स्ट पार्ट। अब अपन सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, जहां पर हमको निकालना है क्या, रिटार्डेशन, बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बेटा क्या करेंगे निकालने के लिए, अरे फॉर्मूला लगाएंगे ना एक्सेलरेशन का, पढ़ा तो है अपन ने प्रीवियस लेक्चर में। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तुम खुद बताओ, अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो कि मोशन में एक्सेलरेशन कब आता है, जब एक ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी चेंज हो। अब देखो बेटा, ऐसा है कि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है। मुद्दा ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज हुई मोशन में, एक्सेलरेशन बोलेगा देखो मैं आ गया। मतलब कि जहाँ मोशन के दौरान वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है ना। और वेलोसिटी को बदलने में कुछ तो समय लगा होगा। क्या समय लगा है वेलोसिटी को चेंज होने में, वो समय आप कहाँ रख दोगे, नीचे डिनोमिनेटर में रख दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, बढ़िया सा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आप जरा मुझे खुद बताओ, इस केस में, कार वाले केस में, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, वो क्या थी। इससे पहले कि ब्रेक्स लगे, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, कार कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही थी, 25 मीटर पर सेकेंड के साथ, है ना। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड। कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई। अब ये मत बोलना कि मैम ये तो दिया ही नहीं है, हम कैसे बताएं। अरे दिया तो हुआ है कि कार देखो ना रेस्ट पर आ गई। रेस्ट पर आने का मतलब ही क्या है कि कार रुक गई। रुकने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड है, वो जीरो हो गई होगी, तभी तो वो रेस्ट पर आई है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी हो गई, जीरो हो गई। और इस वेलोसिटी को बदलने में समय कितना लग गया बच्चों, खुद ही देखो कितना समय लग गया वेलोसिटी को बदलने में, 10 सेकेंड्स। कैसे पता, अरे वो भी तो दिया हुआ है सवाल में कि देखो ड्राइवर ने जो है ब्रेक लगाए, तो 10 सेकेंड्स के बाद कार रेस्ट पर आ गई, है ना। देखो इन फर्दर 10 सेकेंड्स कार रेस्ट पर आ गई। तो पहले कार की वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, तो फिर वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। 25 से 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ब्ला 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 ब्ला, और 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई जीरो। तो वेलोसिटी को बदलने में समय कितना लग गया बच्चों, 10 सेकेंड्स। अब सारी चीज़ें तो हैं आपके पास, रख दो सारी वैल्यूज अपने इस फॉर्मूला में, आ जाओ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी की जगह पे अपन क्या रख देंगे, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 10 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, बेटा बेसिक मैथ्स है, जो बड़ा नंबर होता है ना, साइन अपन उसी का लेते हैं। आप खुद मुझे बताओ 0 और 25 में बड़ा नंबर कौन सा है, बिगर नंबर 25, और उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन क्या अपन लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो -25/10 कर देंगे। कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे तुम कहाँ से आ गए भाई, हाँ कितना आ गया एक्सेलरेशन, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे कि मैम एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ गया, अरे यही तो होता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये कब आता है, मतलब कब होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो। और ये कब होता है, जब वेलोसिटी या जो स्पीड है वो डिक्रीज हो। पहले वेलोसिटी कितनी थी, 25, फिर क्या हुआ, वेलोसिटी कम होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, और इसके बाद में अल्टीमेटली वेलोसिटी हो गई जीरो। तो जब वेलोसिटी कम हो जाती है ना बेटा, जब वो डिक्रीज करती है, तब फाइनल वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होती है। और जहाँ ये छोटी हुई तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में ही आएगा बच्चों, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है,
तो ये दोनों पार्ट्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए हैं। पहले पार्ट का आंसर है 125 मीटर्स, सेकेंड पार्ट का आंसर है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिया है। आप इसका फटाफट से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, वैसे तो मैंने अच्छा ही लिखने की कोशिश करी है, पर अगर तुम्हें ना समझ में आए तो तुम सोल्यूशन का भी मतलब इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये मत बोलना कि मैम आप हटी नहीं, अरे तो तुम वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ, मैं बात करना चाहती हूँ उन बच्चों से जिनको अभी तक भी नहीं पता है कि उन्हें टॉपिक वाइज DPPs कहाँ से मिल सकती हैं। तो बच्चे ज़रा मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। मेरे हर एक वीडियो लेक्चर के जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको नीचे की तरफ ना एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक की DPP को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, अरे उस DPP को सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं, जिनमें कुछ डाउट हैं, तो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप नेक्स्ट डे उस DPP का सोल्यूशन वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी, वहाँ से टॉपिक वाइज DPP को डाउनलोड करके खुद से सॉल्व भी करने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ, ये जो हम आपको DPPs दे रहे हैं, ये हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि इन DPPs के हम आपसे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। अब इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने आज के सेशन के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन अब हमसे क्या बोल रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, है ना, उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक बॉडी रोल कर रही है। सपोज एक बॉल है, वो रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है बॉडी की, क्या दी हुई है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या गया है ज़रा बताओ तो। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया, अभी फ्रिक्शन हो गया। तुम लोग 8th में फ्रिक्शन पढ़ के आए होंगे ना, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ना एक बार 8 पढ़ाई है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, ये सब होता है 8th में, तो तुम लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। एनीवेज, तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है ना, वो हमेशा मोशन को अपोज करेगा। जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉल है जो ऐसे रोल 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 कर रही है और कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, रोल करके, मतलब मोशन में है ना। तो आपको पता है क्या होगा, बॉल और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इनके बीच में जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो जाएगा, एक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा जो कि एक अपोजिंग फोर्स होता है। अपोजिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना बेटा, वो हमेशा मोशन को अपोज करेगा। मतलब कि बॉल के ऊपर यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, बॉल के ऊपर लग जाएगा एक फ्रिक्शन जो कि होगा अपोजिंग फोर्स, जो उसके मोशन को अपोज करेगा। मोशन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन बॉल के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई किसी चीज़ को अगर तुम्हें रोकना होगा तो तुम उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना। कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, या तुम्हारा दोस्त नहीं, कोई तुम्हें पिटाई करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है ना, दौड़ते हुए आ रहा है, और वो बिल्कुल तुमको आके ऐसे मार ही रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसको, जो तुम्हारा दुश्मन है वो यहाँ से तुम्हें आकर के मार रहा है, अब तुम्हें उसको रोकने, तो तुम क्या करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना। तो फ्रिक्शन बिल्कुल ऐसे ही होता है। फ्रिक्शन बोलता है कि भैया मैं तो जो है ना, मैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करूंगा। तो अगर मोशन हो रहा होगा राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, तो वही हुआ इस केस में भी कि फ्रिक्शन लगने लग गया, तो अब फ्रिक्शन तो है ही अपोजिंग फोर्स, वो क्या करेगा, मोशन को बेटा अपोज करेगा। और उस चक्कर में क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी देखो डिक्रीज होने लगी एट द रेट ऑफ पॉइंट, बेटा ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट है, डेसिमल है, एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कि फ्रिक्शन लगने से जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, पहले कितनी थी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, 0.5 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन लगने लग गया तो वेलोसिटी कम होती गई। कितने रेट पर कम हो रही है वेलोसिटी, पॉइंट कहाँ चला गया, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया। अरे तुम तो यूनिट पकड़ो ना, यूनिट क्या है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी होती है यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद करो।
एक्सेलरेशन ही तो वो क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है तुमको एक्सेलरेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर क्वांटिटी की अभी तक तुमने जो भी पढ़ी है इस चैप्टर में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी क्वांटिटीज़ की जो उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। याद तभी होगी जब तुम न्यूमेरिकल्स लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस में भी क्या करोगे, लिखोगे यूनिट को। चलो तो यहाँ पर तुमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और फाइनल एक्सेलरेशन तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, कितना समय लग जाएगा बेटा बॉडी को रुकने में। तो यहाँ पर तुमसे टाइम पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें टाइम दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी, और तुमसे एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था। यहाँ पर तुम्हें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, टाइम निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। टाइम निकालना तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्सेलरेशन को कहाँ ले आएंगे बेटा, टाइम की जगह पे। यानी कि कितना हो जाएगा, मतलब फॉर्मूले को अपन ने क्या करा, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। तो क्या बन गया फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आप बोलोगे कि मैम इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता ही नहीं है। अरे क्या बोला गया है कि तुम्हें कौन सा टाइम निकालना है, वो टाइम जो कि लगेगा बॉडी को रुकने में। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा, बॉडी रेस्ट पर ही आ रही है, और रेस्ट पर आने का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी बॉडी की जीरो ही होने वाली है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, बॉडी को अल्टीमेटली रुकना ही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन आपके पास ऑलरेडी है, तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, तो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दी तो ये सवाल में, कहाँ है ये, 0.5 मीटर पर सेकेंड है ना, फाइनल हो गई जीरो, और इनिशियल कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, डांस करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे ना भाई, सॉल्व करेंगे। तो टाइम इज इक्वल्स टू 0 में और 0.5 में, बड़ा नंबर कौन सा है, 0.5, तो उसी का हम क्या लेंगे बेटा, साइन लेंगे, है ना। तो माइनस 0.5 बाय 0.05। कुछ गड़बड़ नहीं हो गई यहाँ पर क्या, अगर इसको हमने फर्दर और सॉल्व करा, चलो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। नीचे का एक डेसिमल हटाओ, सॉरी ऊपर का एक डेसिमल हटाओ, तो नीचे आ जाएगा 1 0, ठीक है। नीचे का डेसिमल हटाओ तो ऊपर आ जाएंगे 2 0। अब इसको सॉल्व करो तो नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, बचा कितना, -50/5। ये कितना हो गया, -10 सेकेंड्स। टाइम कब से बेटा माइनस में आने लग गया, टाइम कब से जो ना माइनस में आने लग गया। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी तो टाइम जो है वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। क्या गड़बड़ हुई है, गड़बड़ यहाँ पर ये हुई है कि यहाँ पर हमें जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना बेटा, वो रिटार्डेशन है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सवाल खुद ही चीख चीख के बोल रहा है, मैं भी चीख रही हूँ आज तो, कि अल्टीमेटली जो बॉडी है वो रेस्ट पर ही आनी है, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू रखी ना एक्सेलरेशन की बेटा, वैल्यू तो रख दी पर उसका साइन नहीं रखा ना, उसका साइन भी हमको रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको जो टाइम है वो नेगेटिव में आएगा। टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। तो साइन रखेंगे नीचे, फिर क्या करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव काट देंगे ना, ऊपर नीचे का नेगेटिव नेगेटिव पड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपका टाइम है बेटा वो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। कितना आ गया टाइम, 10 सेकेंड। सभी का आंसर आया कि नहीं, अरे ये ब्लैंक पेज कहाँ से आ गया, इसको अपन हटा देते हैं। चलो ये देखो मुन्नो, आ गया ना टाइम 10 सेकेंड्स। बस तो फिर बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू है
है ना, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाओ, बिना साइन के नहीं रखना है वरना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी और टाइम नेगेटिव में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ कार ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड्स अप टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन इफ द, अच्छा दो पार्ट है अगेन इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो यह है कि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा पार्ट क्या है, इफ द सेम कार स्टॉप्स इन 20 सेकेंड्स व्हाट इज इट्स रिटार्डेशन, कि अगर 20 सेकेंड के बाद सेम कार जो है रुक जाती है तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, जो पहला पार्ट है ना सवाल का वो निकाल के बताते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा कार का। ठीक है, तो इनिशियली कार की जो स्पीड है बेटा वो कितनी थी, देखो सवाल में दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनली कितनी हो गई कार की स्पीड, देखो ना दिया हुआ ना कि अ कार ट्रैवलिंग एट दिस रेट स्पीड्स अप टू दिस इन 5 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड्स के बाद आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब कि वेलोसिटी को चेंज होने में समय कितना लगा, 5 सेकेंड, कितनी हो गई वेलोसिटी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टेकन है, तो लगाओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, या फिर नहीं करो, तुम लोग करो, वही करो। तो कितना हो जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 2 सा कितना होता है 36, 5 2 सा 10, तो ये आ गई वेलोसिटी इनिशियल मीटर पर सेकंड में कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। देन फाइनल वेलोसिटी, इसको भी करो सॉल्व, 72 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5/18। हाँ जी, 18 4 सा 72 होता है, 5 4 सा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। टाइम टेकन तो आपको पता ही है 5 सेकेंड। अब लगा दो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, v माइनस यू बाय टी। v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 10/5, अरे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, कार का एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 5 to the 10 होता है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपन ने सॉल्व कर लिया क्या, इसका पहला पार्ट। अब अपन सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट की, इफ द सेम कार स्टॉप्स इन 20 सेकेंड्स व्हाट इज इट्स रिटार्डेशन, यानी कि अब यहाँ पर आपको ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, कि सेम कार है जो 20 सेकेंड में रुक रही है, उसका रिटार्डेशन कैसे होगा। कार की सबसे पहले वेलोसिटी कितनी थी मीटर पर सेकेंड में, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब यही कार बेटा यदि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही थी और 20 सेकेंड में फिर वो रेस्ट पर आ गई, तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा। यानी कि इस केस में, सेकेंड वाले केस में, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना वो पहले वाले केस के फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। कार की सबसे पहले कितनी थी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कार की वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है कि यही कार 20 सेकेंड में क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई, तो बताओ रिटार्डेशन यहां पर कितना होगा। तो पहला पार्ट तुमने निकाल लिया, अब निकालो सेकेंड पार्ट। कितना समय लग रहा है कार को रुकने में या रेस्ट पर आने में, कितना समय लग रहा है 20 सेकेंड्स। कार अल्टीमेटली रेस्ट पर आ रही है ना, रुक रही है ना, ये तो कंफर्म है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आप क्या रखोगे। मेन दिक्कत यहाँ पर बच्चों को यही होती है कि मैम टाइम समझ में आ गया, फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गई, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर फर्स्ट वाले केस की फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड होगी ना, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अल्टीमेटली कार की जो वेलोसिटी है वो इतनी तो हो ही गई थी, फिर उसके बाद में ब्रेक लगे और 20 सेकेंड में क्या हुआ, कार रेस्ट पर आ गई। इतनी वेलोसिटी तो हो ही गई थी, फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली कम हुई और 20 सेकेंड में फिर वेलोसिटी 0 ही हो गई। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, अब लगाना है वही फॉर्मूला जो यहाँ लगाया था, v माइनस यू बाय टी। v कितना है 0, u कितना है 20, टाइम कितना लग गया 20 सेकेंड्स।
तो -20 बाय 20 -1 मीटर स्क्वायर आ गया। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोला ही था निकालने के लिए, तो हमको पता था कि जो भी आएगा जो भी आएगी वैल्यू एक्सेलरेशन की वो नेगेटिव में ही आएगी। कितना आ गया रिटार्डेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, मतलब अगर आ रही समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को बेटा पॉज कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अगर मेरी राइटिंग तुम्हें बिल्कुल भी समझ में ना आए, मतलब बहुत ही गंदी लगे, तो तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी यहाँ पर मुझे 2 पार्ट दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों पार्ट्स को अपन सॉल्व कर लेंगे। पहला पार्ट क्या बोलता है? अ कार ट्रैवल्स फर्स्ट एट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। अच्छा, a car travels first 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometer per hour and then next 30 kilometers at a uniform speed of 40 kilometer per hour. What is its average speed? कि एक कार है जो पहले 30 किलोमीटर कवर करती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। यहां पर तुमको एवरेज स्पीड निकालनी। बेटा वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यहां पर तुमको पता है कितना हो जाएगा, 30 + 30 60। टोटल टाइम टेकन के लिए क्या करोगे? देखो टोटल टाइम टेकन के लिए तुम T1 + T2 करोगे। T1 क्या है? वो टाइम इंटरवल जो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स को कवर करने में लगा है विद दिस स्पीड। T2 क्या है? वो टाइम इंटरवल जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स को कवर करने में लगा है विद दिस स्पीड। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? T1 T2 निकालना पड़ेगा, फिर तुम क्या करोगे? उसको ऐड करोगे और तुम्हारे पास टोटल टाइम टेकन आएगा, है ना। तो T1 कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। हटो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा। तो T1 निकालने के लिए क्या करोगे? T1 वो टाइम इंटरवल है जो इतने डिस्टेंस को कवर करने में लगा है। कितना ये डिस्टेंस? 30 किलोमीटर। और टाइम कितनी स्पीड के साथ? ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है T1 टाइम में, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जगह पे आप क्या लिख दोगे? 20। 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1.5 आवर। सेकेंड में बात नहीं हो रही बेटा, किलोमीटर पर आवर में बात हो रही है ना, इसलिए टाइम किसमें आएगा? आवर में आएगा। चलो ऐसे आपने T1 निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे? T2 निकाल लेंगे। T2 वो टाइम इंटरवल है जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर को कवर करने में लगा है विद दिस स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख देंगे? 30 किलोमीटर, और स्पीड की जगह पे 40 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। टाइम कितना, मतलब अब निकालो इसको। क्या करेंगे? किलोमीटर से किलोमीटर गया, 0 से 0 गया, 3/4 कर देंगे। कितना हो जाएगा? इसको आप और सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो है बेटा T2 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप जो है लगाओगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। पूरा लिखूं क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन लिख रही हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 + 30 60 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन में T1 + T2 लिख देना। T1 आपका निकाल ही दिया, T2 आप निकाल लेना, और पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। और फिर ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका। इसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था, एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी, जो तभी लगती है जब डिस्टेंस कवर किए जा रहे हो इक्वल। एवरेज स्पीड निकालने का ये ट्रेडिशनल मेथड होता है बेटा, जो अपन पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मतलब 9th में ही, इसी चैप्टर में, ठीक है ना। और अपन ने कई सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं। पर सवाल ये है कि इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते? क्या कोई छोटा तरीका नहीं है? तो छोटा तरीका मैंने आपको सिखाया है, जो स्पेसिफिकली इसी केस में लगता है। कब? जब डिस्टेंसेस इक्वल ट्रैवल किए जाते हो। तो क्या होती है वो शॉर्ट ट्रिक? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है फिर ट्वाइस ऑफ S1, जगह नहीं हो रही है, नीचे लिख देती हूँ, ट्वाइस ऑफ S1 × S2
बाय S1 प्लस S2। S1 हो गई पहली स्पीड, S2 हो गई दूसरी स्पीड। बताओ तो S1 क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, S2 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐड कर देंगे नीचे नीचे 20 प्लस 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा ये 2 इंटू 20 इंटू 40, नीचे कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 60 हो जाएगा। नीचे का एक जीरो ऊपर के एक जीरो से कट जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8/3 कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा कुछ इतना। ठीक है 8/3 नहीं 80/3, इट शुड बी 80/3 क्योंकि नीचे का एक जीरो ऊपर के एक ही जीरो से कटा है, अभी एक जीरो बाकी है ना, तो आपको कितना आ जाएगा 80/3। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करवाया, ओहो। तो 3 2 ज़ा 6 ऐसे कर लो। ठीक है 3 6 ज़ा 18 ऐसे कर लो, डेसिमल लगा दो 3 6 ज़ा 18 करते जाओ तो आप उसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हो 26.67 किलोमीटर पर आवर। अब तो खुश हो ना, अब तो करके दिखा दिया मैंने पूरा सॉल्व, है ना। ध्यान रखना बेटा ये 80/3 होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग इतना आएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। और प्लीज़ ध्यान रखना बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये तभी लगता है जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हो। अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हो, जैसे कि फर्स्ट जो 30 किलोमीटर है उसको इतने स्पीड से कवर किया जा रहा है, 40 किलोमीटर को इतने स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो फिर आपको ये ट्रेडिशनल मेथड जो हम लगाते हैं ये वाला वही लगाना पड़ेगा। ये तभी लगेगा जब डिस्टेंसेस बराबर बराबर से कवर किए गए हों। तो आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अब बच्चों तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। इसका फटाफट से तुम लोग क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके आगे बढ़े, चलो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, अ स्कूटर अक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। एक स्कूटर की यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, और ये बोला गया है कि इतनी स्पीड वो अक्वायर करता है 10 सेकेंड में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाई टी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो केवल एक ही स्पीड दी हुई है, कितनी 36 किलोमीटर पर आवर। तुम क्या करोगे सबसे पहले, तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि तुम ये लगाने के पहले सबसे पहले तुम कन्वर्जन करो, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, और क्या 18 2 ज़ा 36 5 2 ज़ा 10 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई तुम्हारी क्या बोलते हैं स्कूटर की फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी। क्या लगता है तुम्हें, ये जो यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाली है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल है या फाइनल है? मेरे ख्याल से तो बेटा ये फाइनल है। क्यों? मान लो मैं स्कूटर चला रही हूँ, मेरी स्कूटर अभी रेस्ट पर है, फिर मैंने उसको एक्सेलरेट करना शुरू करा, ड्रुम ड्रुम करके मैंने बढ़ाना शुरू करा, और 10 सेकेंड में क्या हुआ, मेरी स्कूटर या मेरी स्कूटी की वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली तो मेरी जो स्कूटी है वो रेस्ट पर थी ना, उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। जब मैंने उसको स्टार्ट करा तो 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो ये है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या होगी 0 होगी, और समय कितना लग गया 10 सेकेंड। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, लगाएंगे वही फॉर्मूला जो अपन पिछले जन्म से लगाते आ रहे हैं, v माइनस यू बाई टी। फाइनल हो गई कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0 थी, समय कितना लग गया 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आ गया होगा, है ना। चलो मेरे हिसाब से तो देखो बेटा ये वाला भी इजी था, बहुत ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट तो था नहीं। ये देखो ट्रेडिशनल मेथड जो था एवरेज स्पीड को निकालने का, तो T1 कितना आ गया था 3/2, जिसको अपन ने क्या बोलते हैं 1.5 कर दिया था, ठीक है। और ये आ गया 3/4,
इसको कर दो तो 9/4 आ जाएगा, इसको फर्दर और सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो, यानी कि T1 प्लस T2 3/2 प्लस 3/4, ये कितना आ गया 9/4 आवर्स। अब क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था 30 + 30 60 किलोमीटर बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 9/4, कितना आ जाएगा बेटा ये 60/1 इंटू 4/9, ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, ये 3 2 ज़ा है ना, और ये 3 3 ज़ा कितना जाएगा 4/20 4 इंटू 20 80/3, ये देखो ये घूम के उतना ही आ गया जो अपन ने पहले सॉल्व किया था, ये 80/3। कितना करेंगे सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा 26 अरे भाई कहाँ गए, हाँ 26.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओहो वेरी सॉरी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस decreases its speed from this to this in 10 seconds. Calculate the acceleration of the bus. ये तो मतलब बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया कि पहले बस की स्पीड इतनी थी, फिर इतनी हो गई 10 सेकेंड में, निकालो ज़रा एक्सेलरेशन। क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस इन सबको जो है ना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। जहाँ तुमको दिखे किलोमीटर पर आवर और टाइम तुमको दिखे सेकेंड्स में, तुम पहली फुर्सत में जाकर के किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया करो। लेकिन कब, जब टाइम दिया होगा सेकेंड्स में। अगर टाइम ही आवर्स में दिया है तो फिर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में इसके पहले पार्ट में सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ था, टाइम भी अपन ने आवर्स में ही निकाला था, है ना, 3/2 और 3/4, तो वहाँ पर तुम्हें कन्वर्जन नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा। पहले स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको करो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, 18 4 ज़ा कितना हो जाता है 5 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अलावा फिर कितनी होगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करो, 18 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया 10 सेकेंड लग गए। निकालो ज़रा एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है, v है v कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, t कितना है 10 सेकेंड, राइट। तो कितना हो जाएगा बेटा ये -5/10, बोले तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आने ही था रिटार्डेशन, जब बोला ही हुआ है ना कि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होगी और जो आएगा एक्सेलरेशन वो नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। कितना आ गया, अरे भाई कहाँ चले गए तुम, रुको पहले इसको हटाएं फिर बात करते हैं। हाँ जी, कितना आ गया एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, अगर राइटिंग समझ में आ रही हो तो ले लो स्क्रीनशॉट, और अगर नहीं समझ में आ रही हो तो ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका jogs from one end A to the other end B of a straight 250 meters road in 1 minute and 40 seconds. She then turns around and jogs 50 meter back to point C in 30 seconds. Okay, too much information. एक एक करके अपन इसको डिकोड करते हैं। अलका ने बेटा एंड A से एंड B तक जॉगिंग करी, वो एंड A से B तक गई, है ना, और दोनों ही एंड्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, देखो दिया हुआ है सवाल में 250 मीटर्स, और 250 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में अलका को टाइम कितना लग गया 1 मिनट 40 सेकेंड्स। अब 1 मिनट 40 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है भाई, या तो पूरा टाइम तुम मिनट में दो या सेकेंड में दो, है ये क्या नाटक लगा के रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60, है ना, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स प्लस ये 40 सेकेंड्स कर दो तो कितना आ जाएगा 100 सेकेंड्स। आ गया कि नहीं आ गया।
तो 1 मिनट 40 सेकेंड्स को अपन ने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया अपना 100 सेकेंड्स आ गया, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड प्लस 40 तो आ गया कितना 100 सेकेंड्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्या अलका रुक गई क्या ए से बी जाने पर? नहीं, अलका रुकी नहीं, अलका ने बोला मैं वापस भी आऊंगी। She then turns around and jogs 50 meter back to point C in 30 seconds. B तक भाग कर आई और फिर यहाँ से वो मुड़ करके वापस आ गई कहाँ? पॉइंट C तक। और B से C तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा? 50 मीटर्स। और समय कितना लगा उसको? समय लग गया T2 लिख देती हूँ बेटा, T2। अब बोलोगे कि मैम T1 क्या है बेटा? T1 वो टाइम है जो अलका को A से B तक पहुंचने में लगा था। कितना लगा था? अभी हमने निकाला यहाँ पर, देखो 100 सेकेंड्स, ठीक है। और B से C तक आने में अलका को कितना टाइम लग गया? T2। कितना है T2? तो 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब निकालना है क्या? ये पूरा बेटा तुमको समझ में आया कि नहीं आया कि अलका पहले भाग करके गई A से B तक, 250 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके टाइम कितना लग गया उसको? 100 सेकेंड। फिर वो दोबारा घूम करके B से C तक आई, 50 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया और टाइम कितना लग गया? 30 सेकेंड्स। अब क्या बोला जा रहा है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल करके बताओ A to B और A to C तक। ओके, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं बच्चों, A to B की बात करते हैं कि A से B तक जाने में अलका की एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी? A to B है ना। अभी ये मत बोलना कि मैम वो तो B to C भी आई है, वापस भी आई है, आई है, वो अलग मुद्दा है, वो अपन अलग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी अपन को बात करनी है A to B तक की। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो A to B जो अलका का मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट रोड में हो रहा है, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, सवाल खुद बोल रहा है। ये देखो स्ट्रेट रोड। तो जब अलका A to B आती है जॉगिंग करते करते, तो वो उसका जो मोशन है बेटा वो एक स्ट्रेट रोड पर हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। इसका मतलब क्या? जब एक गिवन डायरेक्शन में जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं, है ना। जब एक ही डायरेक्शन में बेटा मोशन हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में यदि मोशन हो रहा हो, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। यस और नो? तो ये पहले वाले पार्ट में बेटा, ये फर्स्ट वाले पार्ट में, इसको मैं लिख भी देती हूँ कि अपन यहाँ पर पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो पहले वाले पार्ट में क्या होगा? अलका का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, तो उस हिसाब से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी तो बराबर हो जाएगी ना मुन्नो, है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी तो बराबर हो जाएगी भाई। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर है, और A से B तक जाने में अलको को टाइम भी कितना लगा है? वही 100 सेकेंड का। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? बराबर ही होगी। तो एक काम करते हैं, आ जाओ फटाफट से अपन क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपनी एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। A to B तक जाने में अलका ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 250 मीटर, है ना। A to B तक जाने में बेटा अलका ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? 250 मीटर्स। टाइम कितना लगा है? 100 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा टाइम 100 सेकेंड। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, नीचे का एक जीरो ऊपर की जीरो से कट जाएगा, बचेगा कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलका की फ्रॉम A to B। ठीक है, फ्रॉम A to B ये अपन ने सॉल्व कर लिया कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ अलका का A to B, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगे। कितना आ गया एवरेज स्पीड? 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? टोटल उसने डिस्टेंस कवर कर लिया फ्रॉम A to B 250 मीटर्स, और टाइम कितना लग गया? 100 सेकेंड्स। तो आ गया कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं बेटा कहाँ से कहाँ? A to C। अब अपन बात करते हैं A to C, सेकेंड पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। A to C निकालना है बेटा, यानी कि अब आपको क्या डिस्टेंस लेना है? जो अलका ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कवर किया होगा, और फिर जब उसने B to C जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, वो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा?
ए टू बी प्लस बी टू सी, कि ए से बी तक आने में डिस्टेंस प्लस बी से सी तक जाने में डिस्टेंस। तो ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 250 मीटर, और बी से सी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 50 मीटर्स। तो 250 प्लस 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300 मीटर। यह आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब निकालते हैं टोटल टाइम टेकन। कितना समय लगा बेटा, ए से बी तक आने में 100 सेकेंड, बी से सी तक जाने में 30 सेकेंड्स, यानी कि 100 प्लस 30 है ना, 100 प्लस 30, कि भाई वो ए से बी तक पहुंची थी 100 सेकेंड में, बी से सी तक जाने में उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, 30 सेकेंड्स में। तो कितना आगे बेटा टाइम टेकन आपका, 130 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे फॉर्मूला टोटल वो एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अरे भाई क्या हो गया, हाँ जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पर हम लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, 300 बाय 130। नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा। ये बेटा तुम्हारा 2 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 13 2 सा कितना होता है, 36 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। क्या आएगा, 2.3, ये आ गया 2.3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज स्पीड अलका की फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, 2.3 मीटर पर सेकेंड। चलो अब अपन निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन करेंगे, और क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अलका की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला, ये होगा अलका का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा बच्चों, अलका का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, भाई तुमको इतनी पूरी वैल्यू पता है ना, ए टू बी आपको वैल्यू पता है कितनी है, 250, आपको बी टू सी पता है कितनी है, 50। तो इतने में से इतना माइनस कर दो तो आपके पास ये नहीं आ जाएगा क्या। भाई अलका ने अपनी जॉगिंग शुरू करी थी ए से, खत्म कहाँ करी, सी पर करी, तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन, उनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, इतने में से इतना माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए बी में से बी सी माइनस कर दो, है ना, ए बी में से बी सी माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 250 माइनस 50 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 250 माइनस 50, क्योंकि ए बी कितना है 250, बी सी कितना है 50, तो 250 में से 50 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना, 200 मीटर। अब क्या करेंगे, टाइम टेकन। तो बेटा टाइम टेकन कितना लगा, अलका को ए टू सी तक आने में टाइम कितना लगा। आप बोलोगे कि मैम देखो ये भी बहुत आसान है कि ए टू बी जाने में अलका को टाइम लगा 100 सेकेंड, बी टू सी जाने में उसको टाइम लगा कितना, 30 सेकेंड, तो 100 माइनस 30 कर देंगे, आ जाएगा 70। नहीं, टाइम को माइनस नहीं करना है बेटा, माइनस करा हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में अलका को टाइम कितना लगा है, टाइम तो उतना ही लगा ना, 130 सेकेंड्स, 100 यहाँ और 30 यहाँ, 130 सेकेंड्स, तो टाइम उतना ही लगेगा 130 सेकेंड्स। बस यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है बदल जाएगा। अब लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 200 मीटर, टाइम कितना लग गया, 130 सेकेंड्स। तो नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ है ना, 1.54, ये लो 1.54 मीटर पर सेकेंड आ गई तुम्हारी नहीं मतलब अलका की एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। बेटा ये 5 है ना, मेरा आजकल पता नहीं क्यों 5 जो है ना एकदम अजीब सा बन जाता है। अब ठीक है,
तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो आ गई 1.54 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड आ गई 2.3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू सी, और ए टू बी क्या होगा, दोनों ही बराबर बराबर होंगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके बेटा सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले सकते हो, ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं जवानों। अब हम बात करते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की। हो सकता है कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस तुम अपनी लाइफ में पहली बार सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 8th में तुम लोगों ने इस तरह के सवाल सॉल्व करे होंगे, लेकिन 9th में तुम्हें ऐसे सवाल सॉल्व करने होंगे। और शुरुआती दिनों में इस पैटर्न के क्वेश्चंस बच्चों को परेशान करते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पहली बार सॉल्व करोगे ना ऐसे सवाल, तो दिक्कत थोड़ी बहुत देंगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है, तो तुम फिर ये कर ले जाओगे। ठीक है, देखो होता क्या है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ। असर्शन का तुम्हें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक है, रीज़न का तुमको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया होता है। अब मुद्दा यह है कि यदि रीज़न का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हो कि हाँ भाई तुमने असर्शन का रीज़न पढ़ा और रीज़न का तुमने स्टेटमेंट पढ़ा, तुम्हें लगा कि यार रीज़न का जो स्टेटमेंट है ना वो जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो तुम क्या करोगे, ऑप्शन ए को भाग करके आगे बढ़ जाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मेरे पास 2 एप्पल थे, मेरी मम्मा मार्केट से 2 और एप्पल लेकर के आ गई, तो अब मेरे पास 4 एप्पल हो गए। मान लो कि असर्शन का स्टेटमेंट ऐसा है कि मेरे पास 2 एप्पल थे, मम्मा मार्केट से 2 एप्पल और लेकर के आ गई, तो अब मेरे पास टोटल 4 एप्पल बन गए। ठीक है, ये हुआ असर्शन। रीज़न में क्या दिया है, रीज़न में दिया है कि क्योंकि 2 + 2 4 होता है। तो बात तो सही है, मेरे पास ऑलरेडी 2 एप्पल थे, मम्मा 2 और जो है ना एप्पल लेकर के आ गई मार्केट से, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। यानी कि असर्शन में दिया था ये वाला स्टेटमेंट, और रीजन में क्या दिया था कि भाई 2 + 2 4 होता है, इसीलिए मैम के पास जो है ना 4 एप्पल आ गए। यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ऑप्शन ए को मार्क करके आगे बढ़ जाऊँगी। लेकिन मान लो कि रीजन का स्टेटमेंट सवाल में सही तो है, लेकिन वो कुछ और ही बात बोल रहा है। जैसे कि असर्शन क्या है कि मेरे पास 2 एप्पल थे, मम्मा मार्केट से 2 एप्पल लेकर के आ गई, तो अब मेरे पास 4 एप्पल हो गए, ये हुआ असर्शन। ठीक है, रीज़न में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शाम के पास ताज़े अमरूद हैं, तो है शाम के पास ताज़े अमरूद, आम भी हैं, सब कुछ है उसके पास, तो पूरे क्या बोलते हैं बगीचा है आमों का और फ्रूट्स का। तो बात तो वो सही है, लेकिन वो बात मेरे असर्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर रही ना। बात सही है, लेकिन वो मेरे असर्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसका मतलब क्या, मैं ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, ऑप्शन सी अपन मार्क कब करते हैं, जब असर्शन का स्टेटमेंट गलत हो, सॉरी जब असर्शन का स्टेटमेंट सही हो और जब रीज़न कैसा हो, फॉल्स हो। जैसे कि मेरे पास 2 एप्पल थे, मम्मा मार्केट से 2 और एप्पल लेकर के आ गई, मेरे पास टोटल कितने हो गए, 4 एप्पल हो गए, ये हुआ असर्शन। रीज़न का स्टेटमेंट क्या है कि मैंने सारे अमरूद खा लिए। रीज़न का स्टेटमेंट ये है कि मैंने सारे अमरूद खा लिए। अब बेटा गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में कौन से अमरूद आते हैं, मतलब मेरा जो रीज़न का स्टेटमेंट है वो गलत है, तो मैंने ऑप्शन सी मार्क कर दिया। ठीक है, ऑप्शन डी मार्क कब करेंगे, जब असर्शन का ही स्टेटमेंट फॉल्स हो और रीज़न का सही हो। कि मैंने बोला कि मेरे पास 2 एप्पल थे, मम्मा मार्केट से 2 और एप्पल लेकर के आ गई, अब मेरे पास 6 एप्पल हो गए। अरे ऐसे कैसे हो गए, 2 मेरे पास पहले से थे, मम्मा 2 लेकर के आई तो 4 हुए ना एप्पल मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं 6 एप्पल है, मतलब कि असर्शन का स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जब असर्शन ही गलत होगा बेटा, तो ऑप्शन डी को मार्क करके आगे बढ़ जाना। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, शुरुआती दिनों में कुछ परेशानी हो सकती है, पर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना अपन तो आ जाएगा। ठीक है, देखो इस सवाल में असर्शन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। क्या एक ऐसा केस पॉसिबल है, तुम ये मत देखो है ना, तुम तो एक काम क्या करो ना, तुम पहली फुर्सत में जा करके सवाल में जो रीज़न का स्टेटमेंट दिया होता है तुम उसको छुपा दिया करो। क्यों छुपा दिया करो, क्योंकि असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसका रीज़न तुम अपनी नॉलेज से पता करने की कोशिश किया करो कि सवाल यहाँ पर क्या है कि क्या कभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकते हैं।
तो अपने दिमाग से सोचो कि यार ये पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है तो कौन से केस में पॉसिबल है, और फिर वो जो तुम्हारा रीजन होगा अगर सवाल में दिए गए रीजन के साथ में मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या ऑप्शन है, और अगर तुम्हारा रीजन और सवाल में जो दिया गया रीजन का स्टेटमेंट है वो अलग है तो ऑप्शन बी। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। तो बताओ जरा, क्या ये केस पॉसिबल है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है? बिल्कुल। कब? जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं बेटा, इस पेन को यदि मैंने ऊपर फेंक दिया तो इसकी वेलोसिटी, मतलब ये पेन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, इसका मोशन कहाँ होगा? ऊपर होगा। इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स। लेकिन इसके ऊपर जो अर्थ अपनी ग्रेविटी लगा रही होगी ना बेटा, वो नीचे की तरफ लगा रही होगी, मतलब कि जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण बेटा क्या होगा? अल्टीमेटली ये पेन ऊपर जा जाके एक हाइट अटेन करने के बाद ये रुक जाएगा और फिर वो नीचे गिरना शुरू करेगा। आप किसी भी चीज़ को बेटा ऊपर फेंकते हो तो क्या वो चीज़ ऊपर ही ऊपर चली जाती है क्या? कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल गया पेन, स्पेस में चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। एक सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद बेटा वो चीज़ें नीचे ही आती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो तो खींच रही है नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अपवर्ड्स, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड्स। तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अब देखते हैं कि सवाल के रीजन में क्या दिया हुआ है। अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। बात तो सही है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि जैसे कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बस में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मेरी एक और फ्रेंड है जो बस के बाहर खड़ी हुई है, किसी पोल के पास खड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ? बस चल रही थी, ठीक है, बस चल रही थी, और जैसे कि मेरी दोस्त यहाँ पर खड़ी हुई है, ये पोल है, और यहाँ पर मेरी दोस्त खड़ी हुई है, देखो ये मेरी दोस्त खड़ी हुई है यहाँ पर। और क्या हुआ? सामने से उसके ऐसे बस गुजरी, मेरी फ्रेंड के सामने से ऐसे बस गुजरी। बस में मैं बैठी हुई थी और मेरी दोस्त बैठी हुई थी, एक और दोस्त बैठी हुई थी। तो जब हमारी बस मेरी इस फ्रेंड के सामने से गुजरी तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार जो तेरी ये फ्रेंड है ना, ये मोशन में थी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मोशन में थी? तो उसने बोला नहीं यार, तुम लोग जब तुम्हारी बस मेरे सामने से गुजरी ना तो मैंने देखा कि ये जो है ना ये मोशन में थी तेरी दोस्त। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मोशन में थी भाई? अरे तो मैं तो बस में साथ ही में बैठी हूँ ना। मैंने अपनी दोस्त से बोला कि भाई जो मेरी ये वाली दोस्त है मैं तो इसके साथ ही में बैठी हुई हूँ बस में, और ये बिल्कुल मेरे बगल में बैठी हुई थी, रेस्ट पर थी, ये मोशन में कहाँ थी? तो मेरी बाहर वाली दोस्त ने बोला कि नहीं मोशन में थी, जब बस सामने से गुजरी ना तो तुम लोग मोशन में थे। वो क्या, तू भी मोशन में थी? मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, मेरे बगल में ही वो बैठी हुई थी, सो रही थी वो तो, नालायक खराटे मार रही थी बस में बैठ करके, वो कहाँ रेस्ट मोशन में थी? तो उसने बोला नहीं वो मोशन में थी। इसका मतलब क्या कि एक टाइम पर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि हाँ वो मोशन में है, और किसी दूसरे इंसान को लग सकता है कि नहीं वो रेस्ट पर है। तो ये पॉसिबल है ना। लेकिन ये बात असर्शन को कहाँ एक्सप्लेन कर रही है? असर्शन का तो जो रीजन है वो मैंने आपको दिया कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शंस पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल है। कब? जब मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी जाएगी ऊपर, एक्सेलरेशन लगेगा नीचे। तो रीजन ये होना चाहिए था, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट कोई और ही बात बोलने लग गया। इसका मतलब क्या मार्क करेंगे? जब असर्शन सही हो, रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन कोई और ही बात कर दे, ऑप्शन बी को मार्क करेंगे ना बच्चों। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। In case of vertically projected body, the direction of the velocity will be upwards while the direction of acceleration is downwards. आगे बात समझ में? चलो, next question. An object gradually increasing its speed is said to be accelerated. अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा ग्रेजुअली बढ़े तो उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड कहलाएगा क्या? सबसे पहले तो तुम ये देखो कि क्या असर्शन का स्टेटमेंट सही भी है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि असर्शन का स्टेटमेंट गलत ही होता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं? ऑप्शन डी को मार्क करते हैं।
तो तुम बताओ क्या असर्शन का स्टेटमेंट गलत है या सही है कि अगर स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होगी ऑब्जेक्ट की तो मोशन कैसा होगा उसको, एक्सेलरेटेड? ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू है ना, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है ना एग्जिस्टेंस में, क्या गलत है इसमें? सही है बिल्कुल। और इसका रीज़न क्या होगा? रीज़न क्या होगा? वही कि एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो कि आता ही तब है जब वेलोसिटी चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और यही चीज़ देखो रीज़न में भी दी हुई है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या? ऑप्शन ए को यहाँ पर हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। वेलोसिटी अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आएगा ही। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि इतने टाइम में जब वेलोसिटी में जब बदलाव आएगा तो एक्सेलरेशन तो पैदा होगा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, द डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, अगर एक स्ट्रेट पाथ में मोशन हो रहा होगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना। रीजन क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उल्टा हो गया, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि रीजन यहाँ पर गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी को मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है कि अगर स्ट्रेट पाथ में मोशन हो रहा होगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर हो जाएंगे। ऐसा अपन एक सवाल भी सॉल्व कर रहा है अभी, अलका वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर रीजन का स्टेटमेंट गलत है कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। An object projected vertically upwards with a certain velocity falls back to its initial position after some time with a velocity whose magnitude is equal to the magnitude of the initial velocity of the projection। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसको सपोज u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया था, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट दोबारा से नीचे आने लग गया, गिरने लग गया और कहाँ आ गया, उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। और जब वो वापस लौट रहा था तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर थी। अब ये असर्शन का स्टेटमेंट है। रीजन क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ट्रैवलिंग वर्टिकली अपवर्ड्स विल बी इक्वल टू दैट व्हाइल द बॉडी फॉल्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कि यहाँ पर ये बोला है कि जो वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है, कब? जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, वो बराबर होगा किसके? विल बी इक्वल टू दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब वो ऑब्जेक्ट वापस से नीचे आएगा, कहाँ? उसकी इनिशियल पोजीशन पर। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर u वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर जा रही है बेटा तो u ही वेलोसिटी के साथ वो दोबारा से आ जाएगी उसकी इनिशियल पोजीशन पे। तो ऑप्शन ए असर्शन सही, रीजन सही और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, तो ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। In case of a body projected vertically upwards, the rate at which its velocity reduces to zero in reaching certain height will be equal to the rate at which the velocity of the body increases while traveling back through the same distance. So that's all. आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने कई सारे सवालों को सॉल्व कर लिया एक्चुअली। अब अपन मिलते हैं कहाँ? अपने अगले सेशन में। और अगले सेशन में ना हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अपन ने स्पीड देख लिया है, डिस्टेंस देख लिया है, वेलोसिटी देख ली है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, एक्सेलरेशन हो गया, सब कुछ हो गया है। तो अब अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ना इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लेंगे। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं ये भी कभी कभी आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके अलावा जब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स की एक बाढ़ आने वाली है। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 ही होती हैं, वो अपन डिराइव करना सीखेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के थ्रू ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस। चला, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।